लालू के नाव पर सहनी और पारस सवार मझधार में फंस गई इन तीनों के नाव। सहनी ने बढ़ा दी राजनीतिक सरगर्मियां तो पारस ने मचा दी खलबली। ऐसा क्यों हो गया है? यह सीट शेयरिंग का मामला है और यह बिहार में जब बात किया जाएगा राजनीतिक के तो सहनी का नाम सबसे प्रथम में लिया जा रहा है और चर्चा का केंद्र भी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी बन चुका है। भारत भी किसी से कम नहीं, वह भी चर्चा के केंद्र बने हुए हैं। चर्चा के केंद्र बनने का कारण बस यही है कि इंडिया अलायंस में इन दोनों को तवज्जो कितना दिया जाएगा। क्या सहनी और पारस से नहीं बन पा रहे ये लालू यादव का बात, या लालू यादव नहीं करना चाह रहे हैं दोनों को एडजस्ट? ये आपको इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि मुकेश सहनी ने अब लालू यादव को ही अपने जालों में फंसा लिया और पारस भी ताबड़तोड़ प्रेशर बनाए हुए हैं और लालू यादव को अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या किया जाए। और अभी तक इंडिया अलायंस का बात किया जाए बिहार में तो अभी तक इनका सीट शेयरिंग भी नहीं हुआ है। भले इनका सिंबल किसी प्रतिनिधि को बांट दिया जा रहा है लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ है और इससे कांग्रेस भी नाराज है, यानी कि सब अभी चुप्पी साधी हुई है। आखिर क्या होने वाला है इंडिया अलायंस में? क्या सहनी ने जकड़ लिया इंडिया अलायंस का जड़, यह मुकेश सहनी के वजह से ही फंस गया पेच? क्यों मैं कह रहा हूं आपको यह समझिए। मुकेश सहनी का मांग 4 से 5 सीट है और अपना निषाद आरक्षण है और निषाद आरक्षण जहां मिलेगा मुकेश सहनी वही गठबंधन करेंगे। और अभी तक मुकेश सहनी भी नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं कि आखिर चुनाव लड़ने किसके साथ है। खुद कैंडिडेट लेकर किसी सीटों पर चुनाव लड़ना है, यह कंफर्मेशन अभी तक मुकेश सहनी नहीं कर पा रहे हैं। पारस का भी वही हाल है। अब समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों करेंगे क्या। इधर लालू यादव का सर दर्द बढ़ा हुआ है इन दोनों के वजह से, क्योंकि उन दोनों को शिफ्ट कहां करे। अगर इंडिया अलायंस की बात करें बिहार में तो आपको पता होगा कि इंडिया अलायंस में जो पार्टियां चुनाव लड़ने की तैयारी में थे उसमें से 3 पार्टियां प्रमुख थे। सबसे पहले तो आरजेडी थे, जो कि बताया जा रहा था कि 28 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात चल रही है। कांग्रेस जो कि 6 से 9 सीटों देने की बात चल रही थी और लेफ्ट की पार्टी को 102 सीटों देने का ऐसे कुछ बात चल रही थी। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अब ये 2 लोग और आ गए हैं इंडिया अलायंस में, यानी कि लालू यादव के खेमे में, और यह दोनों ने लालू यादव को सरदर्द बढ़ा के रखा है और अभी तक सीट शेयरिंग में पेच फंसा के रखा है। मुकेश सहनी जो है 5 सीटों से कम आना नहीं चाह रहा है। निषाद आरक्षण साथ में इनको लेड है और पशुपति पारस भी कहना है कि हमें भी 3 से 4 सीटों चाहिए, क्योंकि पशुपति पारस भी वर्तमान एमपी थे, जो कि केंद्र मंत्री भी थे, जो कि इस्तीफा देकर बिहार के राजनीतिक में हुआ चुनाव लड़ने आए। बट आपको देखना पड़ेगा कि आखिर यह सब खेल जो चल रहा है इस खेल में एक्चुअली होने वाला क्या है। क्या मुकेश सहनी और पशुपति पारस को लेकर इंडिया अलायंस में जो टेंशन और खलबली मची हुई है उसे शांत कैसे किया जा सकता है? आप यह समझिए कि मुकेश सहनी जो है वह बार्गेनिंग करने में बहुत तेज है, वह अंत तक बार्गेनिंग कर सकते हैं किसी पार्टी से। आपको विधानसभा का बात याद रखना चाहिए, जब आरजेडी से ही बगावत करके बीजेपी में गए थे तो अंतिम तक उसे बार्गेनिंग करके अपना सीट लाया, एमएलसी बना, मंत्री बना। तो मुकेश सहनी बार्गेनिंग करने में बहुत फास्ट है। लेकिन अगर मुकेश सहनी और पशुपति पारस को इंडिया अलायंस में नहीं बना तब क्या करेंगे ये दोनों भाई? तब क्या अपने अपने पार्टी को खुद क्षेत्र में उतारेंगे या दोनों मिलकर थर्ड अलायंस का आगाज करके 40 लोकसभा पर चुनाव लड़ेंगे? यह सबसे बड़ी मैं खबर बता रहा हूं आपको कि ऐसा हो सकता है दोस्तों। और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया अलायंस का दोगुना सरदर्द हो जाएगा, जिसको फेस कर पाना शायद लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि चुनाव जीतना है तो इसमें राजनीतिक समीकरण बनाना पड़ेगा, जाति समीकरण बनाना पड़ेगा और किस जाति का कितना वोट बैंक है और किस पार्टी में कितना है उसको भी तो लेकर समझना पड़ेगा। कौन कौन गद्दार
गद्दावर नेता किस पार्टी की ओर से है। और वहां बात कर लिया जाए मुकेश सहनी का, जो कि 10% वोट बैंक अपने खेमे में लेकर घूमते, अपने झोली में लेकर घूमते। अगर मुकेश सहनी का माना जाए तो मुकेश सहनी वीआईपी सुप्रीमो, सन ऑफ मल्लाह कहे जाते हैं। निषादों का गद्दावर नेता है, जो कि निषाद का टोटल बिहार में वोट बैंक जो 10% है। अगर मुकेश सहनी 8% या 7% भी वोट बैंक अपने तरफ लाने में कारगर हुआ और इंडिया अलायंस में रहते हुए, तो फिर आप समझिए कि इंडिया अलायंस के लिए कितना फायदा वाली बात है। लेकिन अगर वहां उसे तवज्जो नहीं इन दोनों को दिया जाता है तो फिर क्या होगा। थर्ड अलायंस का आगाज होगा और यह थर्ड अलायंस मुकेश सहनी के नेतृत्व में, पशुपति पारस के नेतृत्व में और बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में और तमाम जो पार्टियां हैं उनके नेतृत्व में यह थर्ड अलायंस बनाया जा सकता है। भले यह अलायंस जिस चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन यह थर्ड अलायंस जो है, यह जो थर्ड अलायंस बनेगा यानी कि मुकेश सहनी, पशुपति पारस और तमाम पार्टी के लोग चुनाव जीते ना जीते, लेकिन जीत और हार में जो मार्जिन है वह बहुत ज्यादा कम कर देंगे और बहुत ज्यादा टफ भी हो जाएगा इंडिया अलायंस के लिए भी और एनडीए के लिए भी। क्योंकि आप समझिए, आपको चुनाव जीतने के लिए, लोकसभा के चुनाव जीतने के लिए आपको कम से कम 40 से 45% वोट लाना अनिवार्य होता है, तब आप जाकर चुनाव जीत सकते हैं। वहीं पर अगर 3-3 अलायंस के टकराव हो और आपस में भिड़ंत हो तो जाहिर सी बात है कि जीत का जो मार्जिन होगा काफी ज्यादा नहीं हो पाएगा। भले कोई चुनाव जीते, लेकिन अपना दमखम यह तीनों के तीनों अलायंस दिखाएंगे, जहां कि जीतने वाली पार्टी भी हार सकती है और हारने वाले पार्टी भी जीत सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सके कि जो थर्ड अलायंस बनाया जा रहा है वह जीत जाए, क्योंकि अगर थर्ड अलायंस तभी बनेगा जब इंडिया अलायंस यानी कि लालू यादव, इन दोनों को तवज्जो नहीं दिया जाएगा, इन दोनों को सही से सीट शेयरिंग यानी कि शिफ्टिंग नहीं किया जाएगा, मिनिमम जो एक्सपेक्टेशंस किया जा रहा है वह नहीं दिया जाएगा इन दोनों को, तभी थर्ड अलायंस का आगाज हो सकता है। यानी था इंडिया अलायंस में ही पशुपति पारस और मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मुकेश जो लालू यादव सीट को लेकर कुछ ज्यादा सीरियस नहीं देख रहा अपने सीटों को घटाने के लेकर, क्योंकि वह चाहते हैं कि 28 से 30 सीटों पर हम चुनाव लड़े, बाकी जो कम करे वह कांग्रेस करे। कांग्रेस भी उससे नाराज चल रही है कि पूरा इंडिया अलायंस में खलबली मचा हुआ है और ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि आप एक चीज आप समझिए कि अगर 40 लोकसभा के बिहार में बात करें तो इंडिया अलायंस के ओर से तो उसमें कांग्रेस मजबूत दिखता है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस के एक एमपी है भाई, एक सांसद है, और वहां कितने भी सीटों पर चुनाव लड़ ले आरजेडी, उसका एक भी सांसद नहीं है। तो ऐसे में ज्यादा तवज्जो कांग्रेस के दिया जाए इंडिया अलायंस में, ऐसा हो सकता है। और अगर पशुपति पारस और मुकेश सहनी इंडिया अलायंस में इस बार चुनाव लड़ते हैं तो कुछ खेला और कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए इंडिया अलायंस में मिल सकता है और 3-4-5 सीट शायद इंडिया अलायंस के खेमे से जीता जा सकता है, क्योंकि मुकेश सहनी का जो वोट बैकिंग है वह भी काफी ज्यादा मजबूत बताया जा रहा है। पारस का तो बात नहीं कर सकते क्योंकि वह बगावत ऑलरेडी उससे भतीजा से हो चुका है। उधर एनडीए भी इसे कोई तवज्जो नहीं देकर, यानी कि एनडीए ने इन दोनों को तवज्जो नहीं दिया, मुकेश सहनी को भी तवज्जो नहीं दिया और पशुपति पारस को भी तवज्जो नहीं दिया, इन दोनों को वहां से भगा दिया गया है। अब देखने की बात है क्या इंडिया अलायंस में यह दोनों को कितना भागीदारी होता है और क्या इंडिया अलायंस इन तमाम जो खबरें निकल कर आ रही है कि थर्ड अलायंस बनने वाली है, एनडीए में कुछ, इंडिया अलायंस में कुछ सही नहीं चल रहा, क्या इस पर विराम देकर इस प्रत्याशियों का भी नाम जारी करेंगे एक साथ लालू यादव। और देखने के विषय अब यह रह गया कि मुकेश सहनी क्या करेंगे। क्या मुकेश सहनी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या उसे 1 से 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा इंडिया अलायंस के तौर पर। पशुपति पारस क्या करेंगे, उसे 1 या 2 सीट दिया जाएगा, अब तो यह देखने की विषय रह गया है। और अब इसका कंफर्मेशन से अब इंडिया अलायंस के बड़े नेता ही दे सकते हैं, क्योंकि आज तेजस्वी यादव दिल्ली भी गए हैं और मुलाकात भी करेंगे बड़े बड़े नेता के, क्योंकि इंडिया अलायंस में कुछ सही नहीं चल रहा दोस्तों। और अगर लोकसभा चुनाव जीतना है तो मजबूती से फील्ड में आना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ ऑलरेडी ही एनडीए ने सारा चीज अपना करके बैठा हुआ है, चुनावी तारीख जो है काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है। तो क्या होता है अब देखने के विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह हो जाता है कि अगर मुकेश सहनी और पशुपति पारस थर्ड अलायंस का आगाज करता है तो क्या पशुपति पारस के साथ जो
अति पिछड़ा का वोटिंग है, यानी कि जो पसमान वोटर है, क्या उनके साथ जाना पसंद करेंगे, या मुकेश सहनी के साथ जो 10% वोटर है, क्या वह 50% भी अपने और लेकर आने में कारगर या साबित हो सकते हैं। अब यह तो देखने की बात है कि मुकेश सहनी और पशुपति पारस और लालू यादव और कांग्रेस के बड़े नेता यानी कि खड़गे और राहुल गांधी क्या करने वाला है। क्या इन दोनों को तवज्जो मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, अगर मिला तो क्या होगा, अगर मिला तो कितनी सीटों पर चुनाव इंडिया अलायंस जीत सकते हैं और कितना मजबूती से जीत सकता है, और क्या निषाद को मद्देनजर रखते हुए चुनाव जीता जा सकता है, क्योंकि दो पार्टी जो बड़े संख्या में दोनों का वोटर है दोस्तों, एक तो निषाद वोटर और दूसरे तरफ यादव समुदाय के लोग, इन दोनों के पास सबसे ज्यादा वोट बैंकिंग है। बाकी अति पिछड़ा और पिछड़ा का राजनीतिक लालू यादव करना जानते हैं, ऑलरेडी कर भी रहे हैं, और पशुपति पारस भी है, और सीपीआई और माले की कुछ पार्टियां भी है, जो कि सभी तौर पर देखा जाए तो अगर इस बार इंडिया अलायंस मजबूती के साथ बिहार में उतरा और इन दोनों को सही से एडजस्ट कर पाया, पशुपति पारस और मुकेश सहनी को, तो फिर पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है इंडिया अलायंस के लिए। बाकी आप क्या इन पार्टियों के बारे में समझते हैं, क्या लगता है कि मुकेश सहनी जिधर जाएंगे वहां चुनाव जीतना थोड़ा इजी हो जाएंगे? क्या आपको लगता है कि थर्ड अलायंस का आगाज हो सकता है? अगर आगाज हो सकता है तो इसमें फायदा और घाटा किसका है? थोड़ा आप हमें जरूर अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं आपके साथ अनिमेश नित्यानंद, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा कीजिए।